सोचिए, 31 दिसंबर 2007 सोमवार की एक बेहद आम सी सुबह है। केरला के चिलम्बरा में बैंक अधिकारी के राधाकृष्णन जब साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक का दरवाजा खोलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए और स्ट्रांग रूम का ताला खोला, अंदर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लॉकर टूटे पड़े थे, हर तरफ धूल थी और सबसे भयानक बात, फर्श में एक बहुत बड़ा छेद था जो सीधे नीचे मौजूद एक रेस्टोरेंट में जा खुलता था। और उस एक छेद के जरिए जो कुछ भी गायब हुआ ना, उसका आंकड़ा सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बैंक से पूरे 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए नकद लूट लिए गए थे। अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये लगभग 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। इतनी भारी रकम की लूट ने रातों रात पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसने बड़े बड़े पुलिस वालों को उलझा कर रख दिया। जरा सोचिए, चोरों ने बाहर का एक भी दरवाजा छुए बिना कोई अलार्म बजाए दूसरी मंजिल के इतने सुरक्षित स्ट्रांग रूम को कैसे लूटा? वो किसी दरवाजे या खिड़की से नहीं आए थे, वो सीधे जमीन फाड़कर ऊपर आए थे। आज की इस खास चर्चा में हम भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती यानी चिलम्बरा हेस्ट के एक एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। पुलिस और चोरों के बीच ये एक ऐसा कमाल का चूहे बिल्ली का खेल था जो किसी भी बॉलीवुड के सस्पेंस थ्रिलर को आसानी से मात दे सकता है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, मास्टरमाइंड। एक ऐसा इंसान जिसके एक या दो नहीं बल्कि कई चेहरे थे। इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे कोट्टायम का रहने वाला जोसेफ था। कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में उतरने वाला जोसेफ कोई आम चोर नहीं था। वो 2 बार तो जेल से चकमा देकर भाग चुका था। उसका बस एक ही सपना था, एक ऐसी विशाल डकैती जिसके बाद उसे जिंदगी में कभी मुड़कर ना देखना पड़े। और इसके लिए उसने जो चाल चली वो हैरान करने वाली थी। उसने 3 अलग अलग जिंदगियां चुनी। अपनी पत्नी अनीता और उसके परिवार के लिए वो जेसन था, एकदम सीधा साधा फैमिली मैन। लेकिन बैंक के ठीक नीचे जो रेस्टोरेंट था, उसके मालिक के लिए वो बाबू बन गया। उसने अपनी असली पहचान यानी जोसेफ इतनी गहराई में दफन कर दी थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डकैती का ये आइडिया आखिर आया कहां से? तो इसका सीधा सा जवाब है बॉलीवुड। जोसेफ अक्सर ऐसी फिल्में देखता था और इसी दौरान उसने मशहूर फिल्म धूम देखी, जहां जॉन अब्राहम छत में छेद करके एक कसीनो लूटता है। बस उसी एक सीन ने जोसेफ के दिमाग में इस पूरी डकैती का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इसके बाद जोसेफ ने बहुत ही चालाकी से अपना प्लान जमीन पर उतारा। सबसे पहला कदम, उसने बैंक के ठीक नीचे चल रहे एक घाटे वाले रेस्टोरेंट सुहाइमा को किराए पर लिया। दूसरा कदम, आसपास के लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने किचन का सारा नया सामान खरीद लिया। और सबसे मास्टर स्ट्रोक था तीसरा कदम, उसने बाहर रिनोवेशन यानी मरम्मत का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया ताकि अंदर से आने वाली किसी भी ठोक-पीट की आवाज पर बाहर वालों को जरा भी शक ना हो। भाग 2, 29 दिसंबर 2007, वो रात जब इस डकैती को अंजाम दिया गया। जोसेफ ने जानबूझकर इस तारीख को चुना क्योंकि उस दिन चिलम्बरा में एक मंदिर का बहुत बड़ा उद्घाटन था। अब जाहिर है, पटाखों, संगीत और जश्न के भारी शोर ने उनके लिए एक ऐसा पर्दा तैयार कर दिया जिसमें छत तोड़ने की आवाजें पूरी तरह से दब गईं। वो रात काफी अफरा तफरी वाली थी। शाम को सारा सामान अंदर लाया गया। आधी रात को उन्होंने छत तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया, लेकिन धमाकों के बावजूद कंक्रीट नहीं टूटा। लगा कि प्लान फेल हो गया है, पर जोसेफ कहाँ रुकने वाला था। उसने तुरंत मार्बल कटर निकाला और सुबह 4 बजे तक लगातार कटर चलाकर छत में वो रास्ता बना ही लिया। और ठीक 5 बजे वो सारा सोना और कैश लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुलिस को भटकाने के लिए उन्होंने बहुत शातिर तरीके से कुछ नकली सुराग भी छोड़े। जैसे रेस्टोरेंट के अंदर मलयालम में जय माओ लिख दिया गया ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी नक्सली गुट का काम है। भागने के लिए जिस मारुति ज़ेन कार का इस्तेमाल हुआ, उसकी नंबर प्लेट एकदम फर्जी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, पूरे क्राइम सीन पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला क्योंकि सब ने रबर के मोटे दस्ताने पहन रखे थे। भाग 3, चूहे बिल्ली का खेल, पुलिस को गुमराह करने की रणनीति। क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, इसलिए मीडिया का भारी दबाव था। केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एसपी पी विजयन और उनकी टीम को दी गई। अब यहां एक बहुत ही अजीब सी विडंबना देखिए।
पुलिस हर जगह नक्सलियों को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी और दूसरी तरफ जोसेफ एक सेफ हाउस में आराम से बैठकर न्यूज़ चैनल्स देख रहा था और पुलिस के इस गलतफहमी पर हंस रहा था। उसे 100% यकीन हो गया था कि उसने पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बना दिया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जांच एजेंसियां आखिर एक ऐसे इंसान को कैसे पकड़ेंगी जो किसी भूत की तरह आया और कोई भी फिजिकल सुराग छोड़े बिना हवा में गायब हो गया? देखिए, हर परफेक्ट क्राइम में कहीं ना कहीं कोई एक छोटी सी चूक हो ही जाती है, और इस केस में वो चूक पकड़ में आई उस्मान नाम के एक ड्राइवर की टिप से। उस्मान ने बताया कि रेस्टोरेंट किराए पर लेने वाले बाबू के पास एक और फोन था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। बस इसी एक टिप ने जांच का पूरा रुख ही बदल दिया, फिजिकल सुरागों से हटाकर डिजिटल फुटप्रिंट्स की तरफ। और इस डिजिटल तलाश का पैमाना क्या था? 45 लाख। जी हां, पुलिस ने मोबाइल टावर डंप डेटा से करीब 45 लाख कॉल्स का विश्लेषण किया। ये सच में भूसे के बहुत बड़े ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा काम था, ताकि उस एक छिपे हुए फोन को ट्रैक किया जा सके। इतने बड़े डेटा को फिल्टर करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे पहले लाखों फालतू नंबरों को हटा दिया गया, फिर कड़ी छटनी के बाद 63 संदिग्ध नंबरों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार हुई, और आखिरकार दिन रात की इस दिमागी कसरत के बाद उन्हें वो एक टारगेट नंबर मिल ही गया। यहां इस डंप डेटा एनालिसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी खास इलाके के मोबाइल टावरों के लाखों कनेक्शन रिकॉर्ड्स की जांच करना। जब भी कोई फोन इस्तेमाल होता है तो वो सबसे नज़दीकी टावर से कनेक्ट होता है। पुलिस ने इसी हिस्ट्री का इस्तेमाल करके उस छिपे हुए फोन की लोकेशन का पता लगा लिया था। पुलिस ने यहां बहुत चतुराई से एक काउंटर प्लान भी बनाया। एसपी विजयन ने मीडिया के सामने जानबूझकर नक्सली वाली थ्योरी को ही हवा दी। इससे जोसेफ को लगा कि वो एकदम सेफ है और पुलिस पूरी तरह से गलत दिशा में जा रही है। लेकिन असल में बंद दरवाजों के पीछे पुलिस बड़ी खामोशी से उस डंप डेटा को ट्रैक कर रही थी। और फिर झूठ के इस पूरे ताश के महल का पर्दाफाश कैसे हुआ? कॉल रिकॉर्ड्स खंगालते हुए एक लोकल पुलिस कांस्टेबल ने उस टारगेट नंबर को तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि ये तो उसके पड़ोसी जेसन का नंबर है और उसकी पत्नी का नाम अनीता है। बस अनीता ही वो सबसे अहम कड़ी साबित हुई। उसी के जरिए पुलिस ने यह गुत्थी सुलझा ली कि रेस्टोरेंट वाला बाबू, सीधा साधा जेसन और वांटेड क्रिमिनल जोसेफ, ये तीनों कोई और नहीं बल्कि एक ही इंसान है। भाग 4, बिछाया गया जाल। 27 फरवरी 2008। पुलिस ने जोसेफ की सटीक लोकेशन ट्रेस कर ली थी। वो कोझिकोड के बेबी मेमोरियल अस्पताल में अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने पहुंचा था। पुलिस ने बिना कोई शोर मचाए एकदम खामोशी से अपना जाल बिछाया और इस मास्टरमाइंड को वहीं धर दबोचा। 57 दिनों की इस मैराथन तलाश का नतीजा आखिरकार सबके सामने था। अदालत ने जोसेफ और उसके साथी शिबू को 20-20 साल की सजा सुनाई। राधाकृष्णन को 17 साल और कनकेश्वरी को 5 साल की सजा मिली। और सबसे राहत की बात, पुलिस ने चुराए गए 80 किलो सोने में से 73 किलो सोना सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक बहुत ही चौंकाने वाला अंत अभी बाकी है। जब कई सालों बाद जोसेफ को जमानत मिली तो क्या वो बदल गया? बिल्कुल भी नहीं। जमानत पर बाहर आने के महज 3 साल बाद 2017 में जोसेफ को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बार उसने क्या किया था? एक ज्वेलरी शॉप की डकैती। तो इस पूरी घटना के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर कोई मास्टरमाइंड दुनिया की सबसे परफेक्ट डकैती का प्लान तो बना सकता है, लेकिन क्राइम के उस रोमांस से खुद को दूर नहीं रख पाता, तो क्या जेल की सजा कभी किसी अपराधी को सच में पूरी तरह सुधार सकती है, या फिर हमारी न्याय प्रणाली सिर्फ एक अंतहीन चक्र बनकर रह जाती है? इस विचार के साथ ही हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इसे सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।